बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद कहते हैं और इंतहाई अहम इवेंट आज इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान मिनरल समिट यानी पाकिस्तान में मदनियात की तलाश के हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारी, और इसका एक सब टाइटल था फ्राम डस्ट टू डेवलपमेंट। डस्ट टू डेवलपमेंट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज इस समिट में थे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी थे, और दुनिया की गोल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बैरक गोल्ड के सरबरा, सऊदी माइनिंग मिनिस्टर, इसके साथ साथ इस्लामी दुनिया और दुनिया भर से बड़े बड़े सरमायाकारों ने आज इसमें शिरकत की। और इसमें जो टॉप स्टोरी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की 75 बरस की तारीख गलतियों से भरी हुई है, हमें इन गलतियों से सबक सीखना है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। और इस समिट से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी तारीखी खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल और मादनियात से माला माल है। SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल का क़याम इसीलिए लाया गया है कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला जाए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि बहैसियत कौम हमारी माशरती ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम दें और इसे आगे लेकर चलें। ये अहम तरीन नुकता पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मादनियात के कितने वसाइल हैं, सरमायाकारी की राह में क्या रुकावटें रहीं, पास में हमारी कौन सी गलतियां थी जिनका जिक्र वज़ीर आज़म ने किया। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे दोहा मुज़ाकरात एक मरतबा फिर। अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुकाम के दरमियान दोहा में एक मरतबा फिर बातचीत का आगाज़ हुआ जाता है। ख़ित्ते पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, मिडल ईस्ट और की जो बदलती हुई सूरत हाल है, यानी वहाँ पे ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 3 अगस्त को दौरा पाकिस्तान कितना अहम होगा, ये आखिरी सेगमेंट में। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ आपसे कराते जाएँ। दोनों अपने शोबे के इंतहाई माहिर शख्सियात हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब स्ट्रेटजिक डिफेंस, सिक्योरिटी अमूर, बैन अल-अक़वामी अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहिर डिंसा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मैशत, इकॉनमी, जियो इकनॉमिक्स, जियो पोलिटिकल, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल सिचुएशन, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और कौमी और बैन अल-अक़वामी ज़राए ब्लाग में तज्ज़िया भी देते हैं। ताहिर डिंसा साहब, आपका भी शुक्रिया। जी, आगाज़ करेंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। मिनरल समिट, और ये समिट जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के तहत ये एक थर्ड समिट है जिसका इनेकाद हो रहा है। उसमें वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की, लेकिन बहुत खुली बातें की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख से हमें सबक हासिल करना है, और उस सबक को हासिल करते हुए, यानी जो मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से हमें सीखते हुए पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो 75 साल हमारी तारीख जो गलतियों से भरी हुई है, इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं और आगे कैसे चल सकते हैं एक ऐसे वक्त में जब इस हुकूमत के पास मुश्किल से अभी हफ्ता 10 दिन है? बहुत शुक्रिया मजीद साहब। देखिए, ये 75 का जो हिस्सा है जी। ये काफ़ी अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल एक आई थिंक ऑनेस्ट रियलाइजेशन है कि पब्लिकली आपका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सी गलतियां हुई हैं, और क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि उनमें ये करेज भी है और इस बात की रियलाइजेशन है कि कोर्स करेक्शन की ज़रूरत भी है। और तल्ख और माजी का जिक्र किया उन्होंने कहा तल्ख माजी हमारा। जी बिल्कुल। जी, जी। ना सिर्फ ये कि उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए, बल्कि शायद मज़ीद गलतियों की अब ना गुंजाइश रही है और शायद पाकिस्तान मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखें, मुख्तसरन मैं ये कहता हूँ कि 75 साल में जो हमने पाकिस्तान को इर्रिस्पेक्टिव के सिविल, मिलिट्री, किसी की भी हुकूमत रही हो, बुनियादी जो पैराडाइम रहा है हमारा उमूरे हुकूमत का या स्टेट क्राफ्ट का, वो हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने एक्सटर्नल सॉल्यूशंस पे रिलाय किया। जी। हमने बाहर की बड़ी ताकतों पे रिलाय किया है कि वो आएँ और हमारे बैलेंस ऑफ पावर में हमारी हेल्प करें, वो आएँ हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करें। और इस एक्सटर्नल डिपेंडेंस की वजह से 75 साल में हमारे ऊपर कर्जों का इतना बड़ा बोझ आ गया
कि अब उसको मजीद सहारना या उसको बर्दाश्त करना हमें भी बार मुश्किल बार हो गया है। रीशेड्यूल करना पड़ता है, बिल्कुल। एक है पहलू ये है। दूसरा ये कि थोड़ी सी जो गलतियों का उन्होंने हवाला दिया, वो आई थिंक ताहिर साहब आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। वो जो हमने 22-23 दफा हम आईएमएफ के पास गए, उन प्रोग्राम्स को भी हमने टाइमली, एडिक्वेटली, इफेक्टिवली अपनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसलेट नहीं किया। उसका आम आदमी की जिंदगी के मेयार पे इतना बराह रास्त असर पड़ा नहीं जितना कि पड़ना चाहिए था। तो ये बुनियादी मैं बात 75 साल का अहाता कर रहा हूँ। तो अब जो 75 साल के बाद इस मौके पे ये जो मिनरल्स समिट हो रही है, इसमें 3 पहलू बहुत खुशाइन हैं। जी। पहली बात तो ये कि हमारी ज़ाहिरी बात है, अनफॉर्चुनेटली सियासी मामलात का सबसे बड़ा जो मुश्किल पहलू होता है, वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का होता है। तो सबसे पहला खुशाइन पहलू ये है कि इस वक्त की जो सिविल मिलिट्री क़यादत है, वो एक पेज पे है। उनके ख़यालात, मसाइल के इदराक और प्रायोरिटीज़ जो और तरजीहात जो हैं, उसमें उनकी सोच एक जैसी नज़र आती है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम, रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग में वक्त और वसाइल ज़ाया नहीं हो रहे, पहली बात। जी। दूसरी बात ये है, जो मैंने अभी अहाता किया तारीख का, अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है, वो करेक्ट भी हो रहा है, इम्प्रूव भी हो रहा है और एक्सपैंड भी हो रहा है। और हमें ये अंदाजा हो रहा है कि बैरूनी ताकतों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना शायद मुमकिन भी नहीं है। बैरूनी ताकतें जो हैं वो आपके अलायंसेस का काफ़ी महंगी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। आपकी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे भी उसका असर पड़ता है। तो अब हमें ये करना चाहिए कि जो आपके दाखिली जो वसाइल हैं, खुसूसन जिस तरह मिनरल्स हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मिनरल्स हों, उनको आपने टैप करना है, उनको आपने एक्सप्लॉइट करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करके आपने डेवलप भी करना है मुल्क को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है और साथ ही साथ एक्सटर्नल जो डिपेंडेंस है उसको भी रिड्यूस करना है और फिर एक खुशहाल, स्टेबल और डेवलप्ड कंट्री के टारगेट की तरफ जाना है। तो मैं बुनियादी तौर पर कंक्लूड ये करूंगा कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है, वो कंप्रीहेंसिव हो गया है, मोर करेक्ट हो गया है, मोर रियलिस्टिक हो गया है और उनमें ये एहसास और इदराक नजर आ रहा है कि सिर्फ बैरूनी ताकतों पे टेम्पररी रिलीफ और बेल आउट्स के लिए रिलाई करना पॉसिबल भी नहीं है और ये जी। सस्टेनेबल भी नहीं है। जी। ताहिर ढिंडसा साहब, आप एक तवील अरसे से इकनॉमिक रिपोर्टिंग करते हैं, ना सिर्फ इकनॉमिक रिपोर्टिंग बल्कि डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन तमाम इश्यूज़ पे आपकी गहरी नज़र है। मिनरल्स तो आज 75 बरस से पाकिस्तान के वही मादनियाती ज़राए हैं, बलूचिस्तान वहीं का वहीं है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, केपी के है। तो आज तक क्यों इस इतने बड़े सेक्टर को, पाकिस्तान का जो मिनरल डेवलपमेंट सेक्टर है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सका? और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत अब जिस तरह डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर आई है, आप क्या समझते हैं? आज जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात आई, बैरक गोल्ड्स आए, सऊदी माइनिंग मिनिस्टर आए, इसके अलावा और दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकार आए, तो जो अब हमने गोल्स का जो तयन किया है मिनरल्स के शोबे में, तो हम ये अहदाफ पूरे कर पाएंगे? मतीन अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। मोस्ट ये जो वेलकम। हम एनालिसिस करते हैं बैठ के, मैं समझता हूँ ये किसी हुकूमत, रजीम या किसी सेटअप या सिविल मिलिट्री उसको या किसी दौर को मद्देनजर रख के नहीं, और ना ही क्रिटिकल हो कि किसी के खिलाफ या किसी के हक में, जी। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, क्योंकि ये खरी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये वो हिस्ट्री का फर्स्ट ड्राफ्ट होता है जो आप एक तरह से लिख रहे होते हैं और क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर फिर आगे चल के वो हिस्ट्री लिखी जाती है या किसी को समझने का भी कोर्स करेक्शन का मौका मिल सकता है। बात ये है कि 1 मिनट में मैं पैराडाइम पहले आपको, आपके ऑडियंस के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर मैं उसके बाद आपकी बात ये है कि आपके जिंदा रहने के लिए आपको इनकम की जरूरत होती है और उसके लिए आप बजट बनाते हैं। खाएंगे ज्यादा, कमाएंगे कम, गरीब हो जाएंगे, डेफिसिट हो जाएगा। अगर इनकम ज्यादा होगी
और इन्वेस्ट और सरप्लस हो जाएगा, बेचेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो अमीर हो जाएंगे। ये सिंपल एक फॉर्मूला है बेसिक। दो फॉर्मूला, दो लोग दुबई गए हुए हैं काम करने के लिए, एक ने पैसे वापस भेजे और बच्चों ने गाड़ियां खरीदी, खूब फिरे टुरे, मैकडोनल्ड में खाने खाए, और वापस जब आया तो वो सब कुछ खत्म हो गया था और इस अय्याशी के दौरान वो बच्चे पढ़ भी नहीं सके। दूसरी फैमिली जो थी वो पैसे आते रहे, उन्होंने घर भी बनाया, दुकानें भी रेंट पे दी, बच्चों को भी पढ़ाया। जब वो वापस आया तो दुकानों से रेंट आ रहा था, रेंट इनकम थी, रहने के लिए घर था और बच्चे पढ़ लिख गए हुए थे। बात ये है कि असल में डिसाइड, जब अंग्रेज अगर सारे उठा के यहाँ पे अमेरिकन ले आओ या स्विस ले आए, बड़े जापानी मेहनती हैं तो ये कौम आ गए यहाँ। बात ये एक्चुअली ये पॉपुलेशन और टेरिटरी दो चीजें होती हैं। पॉपुलेशन को अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा सब, यानी अपने ह्यूमन रिसोर्स को आप डेवलप नहीं करेंगे। बिल्कुल। अब आ जाए बात आप रिसोर्सेज के ऊपर। अयूब खान के दौर में भी आए, अमेरिकन आए, रॉबर्ट मैकनमारा डिफेंस सेक्रेटरी थे, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया क्योंकि दुनिया भर में डेवलपमेंट डिफेंस की आंख से होनी थी। उन्होंने इंडिया से पानी लेके दिया, डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान तरक्की करता रहा, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हमने डेवलप नहीं किया, और इनकम इनइक्वालिटी होती रही, जिसके नतीजे में बांग्लादेश में मसाइल पैदा हुए, अनरिप्रेजेंटेटिव, और हम पॉपुलेशन भी खो बैठे और टेरिटरी भी खो बैठे, डेवलपमेंट होगी। अब वो डेवलपमेंट जो है वो जीरो होगी सारी करने के कुछ देर के बाद। अब कट शॉर्ट फास्ट फॉरवर्ड करके आज हम आ गए, अब खाने को जहर खाने के पैसे नहीं है, डिफॉल्ट होते फिरते हैं। अब हम फैमिली सिल्वर, मादनियात वगैरह का वो आगे दे के आगे से करने दे रहे हैं कि जनाब ये इन्वेस्टमेंट होगी। अगर तो इस इन्वेस्टमेंट को हम ह्यूमन रिसोर्स तक लेंगे और इनइक्वालिटी, मैं पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा, पॉवर्टी की खैर होती है, इनइक्वालिटी दूर कर लेंगे फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एलीट कैप्चर ही रहना है और जो एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये पैसों से फायदा ज्यादा उठाएं या एलीट फैमिलीज या एलीट तबका करें तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। एक सिंपल और मैं आपको इंटरनेशनल हालात बताऊं, ये जो कोविड के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद हुआ है, ये बड़ा चेंज आया है। IMF ने कहा आज से 1 साल पहले कि अगले 4 साल ग्लोबल वेस्ट जो है, जो ग्रेटर वेस्ट है, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप प्राइमरीली, और साथ उसके यूनाइटेड स्टेट्स, ये ग्लोबल वेस्ट कहलाता है, इसमें रिसेशन आएगा। और यूरोप में बड़ा खास आएगा, जिसकी क्वांटिटी, क्वांटम $4 ट्रिलियन की होगी ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। अब हम देखते हैं जर्मनी में रिसेशन आया हुआ है, स्पेन में रिसेशन आया हुआ है, फ्रांस में रिसेशन आया हुआ है, और है क्या यूरोप में। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो है वो हिस्ट्री के हाईएस्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकना चाहते हैं, इन्फ्लेशन होती जा रही है, नहीं कंट्रोल। और 9% अमेरिका में इन्फ्लेशन होने का मतलब है एक अजाब, जिसने पेट्रोल कभी 15 साल में 2% से ऊपर नहीं हुई। तो नतीजा ये हुआ है कि फेडरल रिजर्व में सारे पैसे आना शुरू हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट चोक हो रही है और डॉलर महंगा हो रहा है और मुसीबत पड़ रही है। जब ये रिसेशन आया है तो ये सारा जो सऊदी अरब, कतर और UAE, 3 मुल्क, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, इन्होंने डिसइन्वेस्ट किया। अब इनके पास वो जो $4 ट्रिलियन का था, इनके पास $3.5 ट्रिलियन का, $3.5 ट्रिलियन इनके पास है जिन्होंने इन्वेस्ट करना है। एंड दे आर क्रेजी इन सर्चिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। पाकिस्तान इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ला के ये करने के लिए। अब एक कंपनी है उनकी, मादन, ह्यूज कंपनी है, पैसे है, जो मादनियात में यहाँ करना चाहती है, इसी तरह एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं। लेकिन इनके रिस्क को भी ये ना हो कहीं कि जैसे साउथ अफ्रीका में जो मिनरल्स का सबसे बड़ी डायमंड की अफ्रीकन स्टार, जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, उससे निकला, लोग पुअर हैं। कॉन्गो जहाँ पे हीरे की कान है बहुत बड़ी, और लोग गरीब हैं, बिल्कुल। अब ये जो बैरक वाले, इनका मैंने इंटरव्यू भी किया, सबसे पहले मैंने किया था इंटरव्यू भी ये बैरक के जो गोरा साहब है, वो हमारे एक दोस्त है खावर, और वो उन्होंने मुझे बुलाया था जब इन्होंने आके किया करने के लिए। तो ये अब चाहते हैं गारंटी सुप्रीम कोर्ट से भी, पार्लियामेंट से भी, कि जनाब इसको दोबारा कोई रिवर्स नहीं कर सकेगा ह्यूमन राइट्स के नाम जी पे। बिल्कुल। डिंसा साहब, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जस्ट टू डेवलपमेंट यानी पाकिस्तान मिनरल समिट के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। जी, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी। इससे पहले एग्रीकल्चर और IT के हवाले से समिट्स हो चुकी हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब,
आप डिफेंस और सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ये जो फ्रेश वेव ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान में, ये बहुत तशवीशनाक है। जो भी बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के ग्रुप्स और कंपनीज़ जब किसी मुल्क का प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें सिक्योरिटी सबसे सर फहरिस्त होती है। तो हमें 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 एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन का तयन भी कर लिया है कि हमें गैर मुल्की सरमायाकारी लानी है, पाकिस्तान को मईशत के एतबार से मजबूत करना है। मिलिट्री लीडरशिप की भरपूर सपोर्ट है। आपने जिस तरह कहा कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, इतने खौफनाक पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो इससे हम कैसे निपटेंगे? जब तक सिक्योरिटी स्टेबल नहीं है तो गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, कौमी सलामती के लिए ये तीनों चीज़ों को आपको बैक वक्त डेवलप करना होता है। आपने सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करना है, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करना है, आपने बल्कि जिस तरह ताहिर साहब अभी बता रहे थे, आपने इन्फ्लेशन रेट्स को भी इस हद तक रखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। आपका जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो वो भी एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने जो आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि जो बाहर से इन्वेस्टर आए वो ऑब्वियसली उसकी ना सिर्फ जान माल और इज़्ज़त महफूज हो, बल्कि उसकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी हो, उसको एक यानी कि किसी फोर्स मेजोर कहते हैं इसको, कोई ऐसे मामलात में ना आए जिसकी वजह से उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि देखिए, अगर उसका इन्वेस्टमेंट का रिस्क बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा, आपकी फ्यूचर आउटलुक पे पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक बात मैं ऑब्वियसली सिक्योरिटी के अलावा ऐड करना चाहता हूँ, जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ताहिर साहब ने बताए। देखिए, हमें अफ्रीका की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट दुनिया में शायद मिनरल्स और गोल्ड और कुदरती वसाइल डायमंड, के जी एतबार से बिल्कुल। सबसे ज्यादा मालामाल बरआज़म है। लेकिन ये भी हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ताहिर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखें, वसाइल का होना जो है सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उसको डेवलपमेंट में या अवाम की खुशहाली में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी ताहिर ढिंडसा साहब, ये जो इस वक्त ताज़ा तरीन मिसाल हमारे सामने नाइजर की है कि नाइजर में जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हम कैसे यकीनी बनाएंगे कि जो हमने फ़ॉरेन कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करने उनमें शफाफियत रहे। माजी में बैरक गोल्ड और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत बड़ी करप्शन हुई थी। तो वसाइल तो हमारे पास बहुत हैं, किस तरह हम यकीनी बनाएंगे कि ये ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हो? ढिंडसा साहब, हमेशा आप अपने तज्ज़ियों में भी इसका जिक्र करते हैं कि आम आदमी तक फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी, खरबों डॉलर के वसाइल हैं GB से लेके बलूचिस्तान तक। तो कोई ओवरसाइट बॉडी होगी जो इन चीज़ों को इंश्योर करेगी कि शफाफियत रहे। ह्यूमन रिसोर्स जिसका डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने जिक्र किया, वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। देखिए, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी, प्लीज़ जारी रखें। बात ये है कि उन्होंने फोर्स मेजोर का जिक्र किया था। इतने साल ये जो फोर्स मेजोर है ये हमने खुद क्रिएट की गई थी बलूचिस्तान वगैरह में। उसकी वजह ये है कि डरते थे कि रशिया से पहले जो सोवियत यूनियन है वो कहीं घुस के गर्म पानी तक ना आ जाए। दूसरी वजह तक है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे चागी वगैरह में, और हम नहीं चाहते थे कि फॉरनर के अंदर वो वहाँ पे आ कोई सके। बैरूक वहाँ पे आ सके। और इंडस हाईवे जो आप देखें, जो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर है, वो इसीलिए बनी भी नहीं कि ये ना हो कि सोवियत जो आर्मड इन्फेंट्री है वो उसके ऊपर मार्च करती हुई आ जाए कहीं। तो अब हालात और हैं, तो अब ज़ाहिर फोर्स मेजोर वहाँ पे नहीं रही और वो कर रहे हैं, तो इसकी फोर्स मेजोर का वहाँ पे तो नहीं। असल बात ये है कि जियो पॉलिटिक्स है ये। अब आप देखें, ये जो तीन इस इन्वेस्टमेंट आ रही है ये सऊदी अरब वगैरह से आ रही है। उस दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इकट्ठे एक इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल पे। अच्छा। और यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि सऊदी अरब का मतलब अब अमेरिका नहीं है बल्कि चाइना है।
चीन है। और ये बड़ी चीन अहम ने तब्दीली उनको है कि ये सऊदी अरब का मतलब अब अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। चीन है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये लोकल इस रीजन से हो रही है, और अमेरिकन जो है डेफिनेटली इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के रास्ते आप ये इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे उनकी हो रही है और रास्ता भी बनता है सीपैक, तो एक तरह से अब आप देखें दुनिया की बड़ी इकोनॉमी चीन है, वो भी यही है, इंडिया बनने जा रहा है वो भी यही है, जापान और कोरिया भी यही है, पाकिस्तान बड़ा, तो ये एशिया में सारा कुछ है, और वेस्ट जो है वो इट इज ऑन द डिक्लाइन। अब आप देखें कि जिस वक्त इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि सऊदी अरब कतर वगैरह कर रहे हैं, जिसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा चीन है, एन उसी वक्त धमाका भी हुआ है वहाँ पे बाजोड़ मौलाना में फजल रहमान के जी। बाजोड़ में, साथ ही उसके एन दोहा के साथ हो रहा है। और पहली दफा ये हुआ है कि अफगानिस्तान से वो बातचीत कर रहे हैं तालिबान से दोहा में, पाकिस्तान को बाईपास करके। तो ये जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल जो है ये एक किस्म का इंटरवोवन तार, इंटरवोवन केबल होती है जिसे हम कभी अलग नहीं कर सकते। अब आ गई बात रह के कि इससे हैंडल किस तरह किया जा सकता है। जी। हैंडल करने का एक ही तरीका है कि मुल्की लेवल पे हम पोलराइजेशन खत्म करें, वल्नरेबिलिटीज खत्म करें, और जो अपने ही लोगों के खिलाफ बरसरे पैकार जैसे अवामी सतह पे होता है ये खत्म किया जाए। बांग्लादेश में भी यही था ना, बांग्लादेश जब हुआ तो उससे पहले पोलराइजेशन थी बहुत ज्यादा, सियासी तलखी, आपका इशारा सियासी तलखी की तरफ है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या लोगों की जो एक पार्टिसिपेशन की, तो ये जो पोलराइजेशन है इसको खत्म करना चाहिए ब्रॉड बेस्ड तरीके से, डायलॉग से या बातचीत करके। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को देख रही होगी, अगर मैं इस चीज को समझ सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट जिसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है वेस्टेड स्वाय जर्नलिज्म के बात करने के, तो इस्टेब्लिशमेंट भी समझ रही होगी मुल्क को, तो वो भी देख रहे होंगे। तो इसका ये इलाज है, इसका ये कोई कौशल नहीं कोई देख सकती, ये कोई ऊपर कोई ब्लड प्रेशर का इक्विपमेंट नहीं हमने लगाना कि फलानी कौंसल इसको देखेगी ठीक हो जाएगा। ग्राउंड पे हालात जो है ये वल्नरेबिलिटीज पोलराइजेशन खत्म करने से होंगी, इलेक्शन करवाएं और पार्टिसिपेशन से, दैट इज द बॉटम लाइन। तो बाकी रहेगी एक तीसरी बात इसमें और है कि 1-2 साल का ये फ्लिप हमें मिल जाएगा, इनकम होगी, लेकिन जो कंपनियां यहाँ पे आएंगी मसलन अगर पेट्रोकेमिकल में इन्वेस्ट करते हैं सऊदी या करते हैं तो उन्होंने रीपैट्रिएट भी करना होगा। 3 साल के बाद जिस वक्त रीपैट्रिएट कर रहे होंगे 2-4-5 बिलियन डॉलर हर साल, और साथ ही हमारा जो कर्ज है वो भी बड़ा होगा, तो हमने उसकी भी पेमेंट देनी है। जब तक लोकल इकोनॉमी नहीं चलनी शुरू होगी तब तक ये, और लोकल इकोनॉमी जाहिर है लोगों की पार्टिसिपेशन से होती है, इनइक्वालिटी खत्म करने से होती है। लोकल जो एस्टेब्लिश ऑलरेडी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, लूम्स हैं छोटे, उनको दोबारा से बिजली के बिलों में कमी, आज देखें ना पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ा दी गई है जी। इसका यकीनी तौर पे इससे महंगाई एक दफ़ा फिर बढ़ेगी। यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। पहले हम पाकिस्तान की टॉप की स्टोरी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसके साथ एक और इंतहाई अहम टॉप की स्टोरी है, वो ये कि दोहा में अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान जिसने हमेशा अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, वो इन मुज़ाकरात से बिल्कुल बाहर है। पाकिस्तान को बिल्कुल बाईपास कर दिया गया है। क्यों ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि एक तवील अरसे के बाद अफ़गान तालिबान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान दोहा में एक मरतबा फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या फोकस है? क्या अमेरिका को क्या परेशानी है कि एक मरतबा फिर वो आके तालिबान से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि 2 साल तकरीबन 14 अगस्त को हो जाएंगे जब मौजूदा काबुल इंतज़ामिया ने इक़्तिदार संभाला है, और यकीनन ये 2 साल में उनकी 2-3 नाकामियाँ तो नज़र आ रही हैं कि वो अपने पूरी टेरिटरी को और अपने इलाके को में अमन की अमलदारी और सलामती कायम करने में कामयाब नज़र नहीं आते हैं, और उनकी टेरिटरी से पाकिस्तान पे बदस्तूर कई हमले हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन उनको अभी तक फॉर्मली किसी भी रियासत से नहीं मिला है। तीसरी बात यह है कि उनको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रैक करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और चौथी बात यह है कि उनके ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के बारे में भी
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल पावर्स को कंसर्न्स हैं। तो ये जो डायलॉग 2 रोज़ा हुआ है अभी दोहा में अमेरिका के साथ, इसमें मुझे थोड़ी-सी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस लिहाज से नज़र आ रही है कि आप जब उसकी जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं या स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसमें जो फोकस है वो 5 चीज़ों पे है। वो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पे अमेरिका ने तशवीश का इज़हार किया है और ये कमिटमेंट शो की है और इंटरेस्ट शो किया है कि उसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। एक टेक्निकल लेवल का इकोनॉमिक डायलॉग शुरू करने की भी स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट की है, जिससे लगता ये है कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा ग्रेजुअली दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघल रही है। तीसरी बात ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कोई जो इम्पोर्टेंट बात है जी। वो कोई कंसर्न, कोई डिमांड या कोई कंडेमनेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली बर्फ थोड़ी सी वाशिंगटन में अफगान तालिबान के हवाले से पिघल रही है। नरमी अलबत्ता नरमी वेस्टर्न नरमी का मीडिया, इजहार कर रहे हैं यकीनी तौर पे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न थिंक टैंक्स बदस्तूर अपना प्रेशर बरकरार रखे हुए हैं। अलबत्ता मैं इसमें जो बात इंपॉर्टेंट अंडरलाइनिंग है वो ये है कि इनकी कोशिश है काबुल इंतजामिया की कि वो और ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ठीक करें। तो वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात तिजारत को बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा ऑयल वेल्स चाइनीज़ कंपनी ने अफ़गानिस्तान में पिछले 1 साल में डिग किए हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ताकतों के साथ ताल्लुकात को संवार करने की। अलबत्ता पाकिस्तान का जो मेन कंसर्न है वो वहाँ पे उनकी ये लैक ऑफ कैपेसिटी है या लैक ऑफ विल है कि वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और क्योंकि टीटीपी और दाइश बदस्तूर उसको यूज कर रही है उनकी टेरिटरी को पाकिस्तान के हमारे खिलाफ, खिलाफ। बिल्कुल जी। और हम समझते हैं कि इसमें वो नाकाम नजर आ रहे हैं। जी ताहिर डिंसा साहब, अफगानिस्तान एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में है, दोहा में टॉक्स हो रही हैं, पाकिस्तान नज़रअंदाज है। और एक अहम नुक्ते की तरफ अभी आखिरी जो पॉइंट जो अफ़गान टेरिटरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हो रही है, हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब जब कोयटा गए थे अभी कुछ हफ्ते कबल, और उन्होंने कहा था कि ये अफ़गानिस्तान से होने वाले हमले नाकाबिले कबूल हैं। तो इसको कैसे इंश्योर बनाया जाएगा कि अफ़गान सरजमीन जो है वो दहशत गर्दी से पाक हो? चूँकि अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने देखा है जो पेशावर फिर बाजोर, तो ये वहाँ पे कौन से ऐसे बड़े दहशत गर्द ग्रुप्स हैं जो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं? और चूँकि हमने इकनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, कनेक्टिविटी भी करनी है, सी पैक को भी बढ़ाना है, तमाम तर चीज़ें करनी है, लेकिन जब तक टेररिज्म पे काबू नहीं पाया जाएगा, और टेररिज्म इज़ एमिनेटिंग फ्राम अफ़गान सॉइल। ऑब्वियसली मतलब इसमें कोई ज़्यादा डीप समझने की बात, सुपर पावर कंपटीशन है और सुपर पावर चाइना है और दूसरी तरफ रशिया है, अमेरिका है, हाँ। रशिया और चाइना जो यूरेशिया जिसे हम कहते हैं, हाँ। पहले पाकिस्तान वाज द पिवट जिसके ज़रिए वो हैंडल करते थे, सोवियत यूनियन को रोका। बल्कि आखिरी मुज़ाकरात में भी जब जनरल फैज़ वो करवा रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा कि जो काबुल थे रशियन ने, उन्होंने उन जो आखिरी मुज़ाकरात हैं उसमें इंडिया को नहीं आने दिया ताकि वो कोई स्पैनर ना थ्रो कर दें उसमें करने के लिए। लेकिन अब ये नहीं है, अब ये है कि चाइना में सारी जो मादनियात में इन्वेस्टमेंट है वो चाइनीज़ है, सिक्योरिटी उनकी लगता है कि चाइना प्रोवाइड करेगा अल्टीमेटली। और फिर जो रास्ता बनता है जो परली साइड से कंदूज की तरफ से, तो पहले है ताजिकिस्तान वगैरह का, तो वो परे से वाखान कॉरिडोर है, लेकिन अगर उज़्बेकिस्तान आपने ताशकंद जाना है तो वो भी कंदूज और इधर से गुजर के जाता है। तो वो अमेरिकन चाहते हैं कि अपना फुट होल्ड अफगानिस्तान में रखें और अफगानिस्तान जो है एज ए प्रॉक्सी ऑफ यूएस या वेस्ट के तौर पे एक्ट करे, ना कि क्योंकि अगर अफगानिस्तान भी निकल जाता है, ईरान, सऊदी अरब, चाइना, पहले पाकिस्तान अब ऑब्वियसली चाइना के साथ है, पैसे जो है वो सारे सऊदी अरब वगैरह जो चाइना के साथ है उधर से आ रही है इन्वेस्टमेंट सारी, IMF तो है बट मेन इन्वेस्टमेंट सारे। तो अफगानिस्तान के निकलने का मतलब है कि जो रशिया की अंडर बैली है उसमें अमेरिका बिल्कुल आउट हो गया उससे, तो वो ये कर। और अब जो दहशतगर्दी के धमाके हैं उसका किस्सा ये है कि दाइश वहाँ पे पहले से सेट है। यही अफगान है जो तालिबान वहाँ भी थे और यहाँ पे भी थे, उनको जानबूझ के मैं समझता हूँ छुट्टी तो खैर क्या देनी है, दे हैव शट एन आई। जी बहुत शुक्रिया ताहिर डिंसा साहब और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। यकीनी तौर पे अगर हम पाकिस्तान को मौशी तरक्की की राह पे गामज़न करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी इस्लाहात करनी होगी।
बिल्कुल सही कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि हमें 75 साल अपनी गलतियों से और तल्ख माजी से सबक हासिल करना होगा। इसी सबक को हासिल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जहाँ तक दोहा में अफ़गान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हैं, तो जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा, कनेक्टिविटी, सी पैक और ये तमाम तर जो हमारे ख्वाब हैं सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के, वो पूरे नहीं हो सकेंगे। दहशत गर्दी पर काबू पाना होगा और इस हवाले से हमारी जो हिकमत अमली है इसको हमें रिविज़िट करना होगा। एक मरतबा फिर दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मद्दे मुकाबिल की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।